Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota, Rajasthan. Today I am going to take your topic loss of limiting factors in an ecosystem. Before this, we had gone through the limiting factors in an ecosystem, in which we came to know that in the natural world, limiting factors like the availability of food, water, shelter, and space can change animal and plant population. किसी भी पॉपुलेशन को जो है सभी मतलब जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि भोजन, पानी और शेल्टर हैबिटेट जो है आवास उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके वजह से जो है वो स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में अपना पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो टू रेज देयर पॉपुलेशन दे नीड द फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस। Other limiting factors like competition for resources, predation and disease can also impact population. तो हमने क्या देखा था कि लिमिटिंग फैक्टर्स में अजैविक और जैविक दो कारक जो हैं वो दोनों ही कारक पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो these limiting factors were physical factors in which the abiotic factors that included temperature, water availability, ऑक्सीजन, सैलिनिटी, लाइट, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। सभी अजैविक तत्व जैसे कि उदाहरण के तौर पे तापमान, जल, जल की उपलब्धि, ऑक्सीजन, सैलिनिटी, लाइट और भोजन इत्यादि। Biological factors or biotic factors involve interaction between organisms such as predation, competition and parasitism. तो हमने ये भी देखा था कि पॉपुलेशन साइज को जो है जैविक कारक भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म या किसी बीमारी के फैलने से ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं और किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी जीव जंतु के पॉपुलेशन को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। नाउ द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, what does this it states? It states that too much or too little of any abiotic factor can limit or prevent growth of a population of a species in an ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम में जो है बहुत अधिक या बहुत कम कोई भी अजैविक कारक जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट कर सकता है या उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकता है बढ़ने से। जैसे कि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखते हैं तो कौन से जैविक कारक पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह से अगर हम मैरीन इकोसिस्टम जैसे कि समुद्र, इसमें अगर हम देखते हैं तो लिमिटिंग फैक्टर का काम कौन कर सकते हैं? सैलिनिटी, टेम्परेचर, सनलाइट और उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कैसे अजैविक कारक जो है पॉपुलेशन के ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं यानी रोक सकते हैं। क्योंकि हम देखें कि कितना भी बहुत अच्छा भोजन, जल और रहने की जगह, आवास सभी कुछ उपलब्ध हो तब भी हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ता नहीं है। कोई ना कोई ऐसा एनवायरमेंटल कारक होता है जिसके वजह से वो पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और उसको बढ़ने से रोका जाता है। तो द थ्री लॉस ऑफ limiting factors, what are those? The three laws explaining the effect of different factors on organism in an ecosystem are Liebig's law of the minimum, Blackman's law of limiting factor and Shelford's law of tolerance. लॉ ऑफ मिनिमम को हम लिबिग्स लॉ भी कहते हैं और इसको प्रपोज किया था जस्टिस वॉन लिबिग ने 1840। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ग्रोथ इज regulated by the limited factors, that is resources in scarcity and not by the resources in abundance. इस लॉ के आधार पे क्या कहता है ये लॉ कि किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो रेगुलेट किया जाता है सीमित फैक्टर्स के द्वारा, यानी जो रिसोर्सेस बहुत कम मात्रा में होते हैं ना कि बहुत अधिक मात्रा में, वो रिसोर्सेस जो बहुत कम मात्रा में होते हैं वो लिमिट करते हैं ग्रोथ।
तो दिस लॉ वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग द क्रॉप एंड प्लांट ग्रोथ। लिबिग ने जो है खेतों में जो प्लांट्स उग रहे हैं यानी खेत की जो फसल है उसको स्टडी करके उन्होंने बताया था कि कैसे मिनिमम रिसोर्स यानी बहुत स्कैर्सिटी में जो रिसोर्सेस है वो किस तरह से पॉपुलेशन को लिमिट करते हैं। The studies reveal that if we increase the supply of nutrients already present in enough amounts, it does not affect the growth of plants, that is, no further growth happens. इनके स्टडी ने क्या रिवील किया कि अगर इफ़ वी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब जो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है ज़मीन में सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जैसे अगर किसी प्लांट को ग्रो करना है तो क्या क्या चाहिए सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये कैल्शियम ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनकी आवश्यकता होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो इनके स्टडी ने क्या रिवील किया है दैट ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है अगर वही हम और देंगे तो वो ग्रोथ के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं करेगा। बट व्हेन द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन स्केर्सिटी पर जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है या बहुत लिमिटेड सप्लाई में उपलब्ध है वो जो है ग्रोथ को इम्प्रूव करने में डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये लेते हैं किसी भी खेत के ईल्ड को जो खेत में फसल उग रही है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई एक सिंगल एलिमेंट जो है वो किस तरह से लिमिटेड पॉपुलेशन का लिमिट करने का काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है। अब नाइट्रोजन की मात्रा कम है और अगर हम फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि उस प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। और अगर हम जो नाइट्रोजन बहुत स्केर्सिटी में है कम है यानी लिमिटेड है उसको ऐड करते हैं तो उस प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है। सो लेट्स सपोज द सॉइल इज लो इन नाइट्रोजन, adding more phosphorus will not improve the crop yields. Now once the soil has nitrogen added, crop yield will increase until another element becomes the limiting factor. तो क्या कहा हमने कि जैसे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है और नाइट्रोजन की कमी है हम सॉइल में अगर फास्फोरस ऐड करते जा रहे हैं तो क्रॉप यील्ड में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और वहीं अगर हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं तो क्रॉप यील्ड बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कि कोई दूसरा एलिमेंट दूसरा न्यूट्रिएंट जो है वो कम नहीं हो जाता है और वो फिर उस क्रॉप के यील्ड को लिमिट करेगा। लिबिग ने जो है इस जो स्कैर्सिटी यानी जो मिनिमम जिसकी मतलब कमी होती है उसको किस तरह से समझाया उन्होंने कि कैसे वो लिमिट करता है पॉपुलेशन को। और वो इनका जो ये बैरल है फट्टों से बना हुआ बैरल है जिसको लिबिग्स बैरल के नाम से ये काफ़ी मशहूर हुआ। तो ये जो पट्टों से जो बना हुआ है लकड़ी के पट्टे हैं उससे बना हुआ बैरल है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटा वाला जो पट्टा है वो लिमिट कर रहा है पानी को इससे अधिक भरने से। अगर हम बड़े वाले फट्टों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पानी की मात्रा इसमें और आ सकता था पर क्योंकि ये सबसे छोटा वाला जो है वो उसको पानी के लेवल को और अधिक बढ़ने से रोक रहा है तो ये छोटा वाला फट्टा जो है वो मिनिमम का काम कर रहा है। तो लिबिग यूज द इमेज ऑफ ए बैरल विथ अनइक्वल स्टेव्स यानी जो लकड़ी के पट्टे हैं उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया that how plant growth is limited by the element in the shortest supply, just as the level of water in the barrel is limited by the shortest stave. तो पानी की जो मात्रा है वो कैसे लिमिट किया जा रहा है सबसे छोटे पट्टे से। तो जैसे कि हमने क्रॉप यील्ड में देखा कि नाइट्रोजन की स्केर्सिटी थी तो अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट को न्यूट्रिएंट को बढ़ाते हैं तो क्रॉप यील्ड नहीं बढ़ेगा और तभी बढ़ेगा जब उस नाइट्रोजन को और ऐड किया जाएगा।
तब तक कि कोई दूसरा न्यूट्रिएंट लिमिट का काम नहीं करता। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, एफ ब्लैकमैन ने 1905 में इस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का समझाया था। तो ही स्टेटेड दैट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स regulated the biological processes, but the factors in different amounts affect the process on the whole. तो इनका क्या कहना था कि कई कारक होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और ये जो कारक हैं ये अलग अलग मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है? जल की, सनलाइट की, और वो भी प्रॉपर इंटेंसिटी में। क्लोरोप्लास्ट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सब जानते हैं क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है, और इन ग्रीन प्लांट्स मतलब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की सहायता से जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जो प्रोड्यूसर्स हैं, पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इफ प्रेजेंट इन स्केर्सिटी विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि बताया है कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? जल, सनलाइट प्रॉपर इंटेंसिटी में, क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन पिगमेंट की आवश्यकता है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मिलकर के जो है उस फोटोसिंथेसिस की क्रिया को जो है वो पूर्ण करते हैं, और वो पौधा जो है वो अच्छे से उगता है। पर अगर इनमें से कोई भी कारक कम हो जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो वाई एक्सिस पे है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ी तो हमने क्या देखा कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड, और वो जो है वो बढ़ा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुआ। ए से बी अगर हम देखते हैं तो वो इंक्रीज हुआ, बट व्हाट हैपन्स, दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज लिमिटेड। इसके बाद जो है वो और आगे नहीं बढ़ा और कांस्टेंट हो गया। जैसे कि लाइन बी सी को अगर हम देखते हैं तो वो कांस्टेंट हो गया। अब इस समय क्या किया गया कि लाइट की इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ाया। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया तो क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी बढ़ा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुआ, और ग्राफ जो है वो बी और डी आगे ऊपर की तरफ रेज हुआ। पर कुछ समय बाद जो है इस इंटेंसिटी पर भी जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कांस्टेंट हो गया। थोड़ा सा और बढ़ाया लाइट इंटेंसिटी को तो फिर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा। तो ग्राफ जो है वो डी एफ में अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज हुआ है ये, और इसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो फिर वापस कांस्टेंट हो जाता है। अब ये उस लेवल पर आ गया है जहाँ लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज भी करेंगे तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लाइट इंटेंसिटी जो है उस प्लांट की जो है वो LSP यानी लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या है? जहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट दैट प्लांट कैन टॉलरेट। Thus, it is evident, quite evident from the illustration, that the rate of photosynthesis cannot be increased by increasing only one factor. हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब पहले बढ़ाया था तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा था, बट कुछ समय बाद जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो दूसरा फैक्टर क्या था? लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हुआ
और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुआ। तीसरे स्टेप पे देखा कि थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ाया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और बढ़ा, बट वो भी जो है कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद जो है वो उस लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पे और अधिक लाइट अवेलेबल भी होगा, तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। तो when LSP is reached, plants cannot photosynthesize any faster even when the light gets brighter, यानी photosynthesis और नहीं बढ़ेगा। So what we see, the other factors should also be increased in proper proportion for favorable effect. Besides carbon dioxide and light, other factors which affect rate of photosynthesis such as temperature, water, etc. may also become limiting factors under certain conditions. तो फोटोसिंथेसिस को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या खाली लाइट की उपलब्धि इससे नहीं, बल्कि सभी जो चारों पांचों कारक हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के बढ़ने में और फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पूर्ण करने में, वो सभी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। और एक बढ़ा तो उसके साथ अगर दूसरे को भी बढ़ाया जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। लॉ ऑफ टॉलरेंस ये शेल्फर्ड ने दिया था, विक्टर शेल्फर्ड ने 1913। तो अभी तक हम लोग जो है वो मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर्स को देख रहे थे जो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे थे, रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे। The law of tolerance states that the existence, abundance, and distribution of a species in an ecosystem are determined by whether the levels of one or more physical or chemical factors fall above or below the levels tolerated by the species. तो पहले हमने क्या देखा कि कारक जो है मिनिमम मात्रा में कैसे कंट्रोल कर रहे थे पॉपुलेशन के ग्रोथ को। बट इस लॉ ऑफ टॉलरेंस में क्या देख रहे हैं हम कि किसी भी इकोसिस्टम में जो है स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो अबंडेंस है, उनका एग्जिस्टेंस जो है वो उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, लेवल ऑफ वन और मोर फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, जो कि लेवल ऑफ टॉलरेंस यानी एक रेंज होती है जिसमें वो स्पीसीज टॉलरेट कर सकते हैं, और उससे कम या उससे अधिक हो तो वो इनटॉलरेंस के रेंज में आ जाते हैं। और किसी भी स्पीसीज़ को बहुत अच्छे से डेवलप होने के लिए ये जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो काफ़ी वाइड होना चाहिए। बहुत नैरो होगा तो उसका एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत मिनिमम हो जाएगा। द लॉ स्टेट्स दैट इट्स नॉट ओनली द फैक्टर प्रेजेंट इन लिमिट्स और स्केर्सिटी, but also the excess or in abundance of that same factor can affect the growth, development of organism or rate of biological process. इस लॉ के आधार पे हम क्या समझते हैं कि किस कोई भी कारक जो है वो बहुत कम या बहुत अधिक दोनों ही, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में ही जो है वो ग्रोथ को और डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा। For instance, all nutrients required for the growth and development of organism are equally important, but any nutrient in abundance may limit other nutrients absorption, thus indirectly restricting or limiting the growth of organism. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में है तो वो क्या करेगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। तो इनडायरेक्टली हम क्या देख रहे हैं कि वो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो एवरी फैक्टर हैज़ इट्स ओन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स इन एवरी ऑर्गेनिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म का जो है किसी भी कारक के लिए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होता है, जिसके मध्य में जो है वो जोन ऑफ टॉलरेंस यानी जिस रेंज में वो ऑप्टिमम होता है या बहुत अच्छे से पनप सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के दोनों साइड्स के बीच में जो ऑप्टिमम रेंज आता है उसमें वो एनिमल्स
अच्छे से डेवलप होते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं। तो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है दो जोन्स हैं इसके अंदर। दे हैव टू जोन्स, जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जोन ऑफ टॉलरेंस। जोन ऑफ इनटॉलरेंस जो है वो जोन है जहाँ पर एनिमल्स जो है वो मतलब ऐसे जोन में रहते हैं जिसमें वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं। और जो जोन ऑफ टॉलरेंस है वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और इसी जोन ऑफ टॉलरेंस को हम 3 में और डिवाइड कर सकते हैं: ऑप्टिमल जोन, क्रिटिकल मिनिमम जोन और क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। जोन ऑफ इनटॉलरेंस कौन सा हुआ? द जोन unfavorable for the growth and development of organism is termed as zone of intolerance. The limit of tolerance varies from species to species with respect to different factors. तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म का, वो कंडीशंस अनफेवरेबल होने की वजह से जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। और इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस। इसके अंदर अगर आप ग्राफ में देखें तो जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट बता रहा है, देखिए आइदर एंड्स, राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम्स में अगर हम देखते हैं तो वो है जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जिसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते हैं। जहाँ पे बिल्कुल नहीं होते हैं वो है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। तो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव्स बेस्ट if have wide range of tolerance and broad distribution range, यानी काफ़ी अच्छी रेंज में डिस्ट्रीब्यूट होकर रहते हैं और काफ़ी वाइड उनका टॉलरेंस होता है, तो वो अच्छे से पनप सकते हैं। तो जोन ऑफ टॉलरेंस में क्या आता है? एन ऑर्गेनिज्म ग्रोस बेस्ट इन द जोन ऑफ टॉलरेंस विच इज़ फेवरेबल फॉर इट्स डेवलपमेंट। उसके डेवलपमेंट के लिए सारे कंडीशंस जो है वो ऑप्टिमम है और फेवरेबल है, इसलिए इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। इस जोन को हमने फिर थ्री जोन्स में डिवाइड किया है: ऑप्टिमम जोन, क्रिटिकल मिनिमम जोन, क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। ऑप्टिमम जोन कौन सा हुआ? ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल जोन है। इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल जोन इन द रेंज बिटवीन टू एक्सट्रीम लिमिट्स, thus supports maximum for the growth and development of organism. और क्रिटिकल मिनिमम जोन कौन सा हुआ? इट्स द लोवेस्ट लिमिट ऑफ मिनिमम बिलो विच द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इनहिबिटेड। ये वो जोन है जहाँ पे लोवेस्ट लिमिट ऑफ मिनिमम, यानी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और क्रिटिकल मैक्सिमम जोन में क्या होता है कि इट्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन अबव विच ऑर्गेनिज्म ग्रोथ सीजेस, यानी इस मैक्सिमम लिमिट पे जो है उस टॉलरेंस जोन का, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ख़त्म होने लग जाती है। तो सबसे ऑप्टिमम यानी जो बीच का जो जोन था जिसमें सारे कंडीशंस फेवरेबल थे, वहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ हम देखते हैं। और मिनिमम जोन में हम क्या देखते हैं कि इनहिबिट हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और मैक्सिमम में ग्रोथ रुक जाता है। इसमें अगर हम एग्जांपल पीएच का और टेम्परेचर का देखते हैं तो जो इनटॉलरेंस जोन है वो ग्रीन में आप देख सकते हैं, जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल नहीं होंगे या आप कह सकते हैं कि एब्सेंट होंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर पीएच होता है, यानी टू एसिडिक या टू एल्कलाइन, दोनों ही तरफ अगर हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो इनटॉलरेंस जोन में स्पीसीज एब्सेंट है। और जो बीच का जोन है जो कि टॉलरेंस जोन है, उसमें भी हम फिर 3 जोन्स देख सकते हैं: ऑप्टिमम जोन और क्रिटिकल मिनिमम जोन और मैक्सिमम जोन। तो ऑप्टिमम रेंज में हमने क्या देखा कि बहुत अधिक मात्रा में, तादाद में जो है अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसीज का, और ग्राफ आप देख सकते हैं पीक पर है।
ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड निच यानी आवास जहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पीसीज़ का वो फेवरेबली ग्रो करते हैं। और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो रही है क्रिटिकल मिनिमम जोन में, और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब वो क्रिटिकल मैक्सिमम जोन में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को लेकर के देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, यानी बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर, तो आप क्या देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही जो है वो जोन ऑफ इंटॉलरेंस में आ रहे हैं और वहाँ पर स्पीसीज यानी ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट है। और जो बीच का जो फेवरेबल टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस रेंज, वहाँ पर हम क्या देखते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। द एनिमल्स आर डेवलपिंग एंड ग्रोइंग वेरी वेल इन दिस प्रिफर्ड निच। और जो जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया जिसमें क्रिटिकल मिनिमम जोन और क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, जिसमें ग्रोथ इनहिबिट हुआ और फिर उसके बाद ग्रोथ सीज हो गया यानी ख़त्म हो गया। तो हम शेल्फर्ड्स लॉ में क्या देखते हैं कि मिनिमम भी जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, मैक्सिमम भी जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, और जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर पाया जाता है टॉलरेंस रेंज, और उसमें भी ऑप्टिमम रेंज में मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस आवास को प्रेफर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि लॉस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में जो मिनिमम स्केर्सिटी में हो या ज़्यादा हो, अकॉर्डिंग टू लिबिक्स लॉ, ब्लैकमैन्स लॉ और शेल्फर्ड्स लॉ, अगर इकोसिस्टम में सारे ही कारक जैविक और अजैविक दोनों ही एक संतुलन बनाए रखेंगे तो ये इकोसिस्टम बहुत हेल्दी होगा और फ्लोरिश करेगा। थैंक यू सो मच।